हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये जीएस लेक्चर सीरीज का 48वां नंबर लेक्चर है, यानी कि 48वां लेक्चर है। आज हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, आशा है कि इससे पहले जो भी वीडियोस आए हैं उसको आपने देख लिया है, उसके नोट्स भी आप लोगों ने बना लिए हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ जा करके वो वीडियोस देखिए, उसके नोट्स भी बना लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा है और इससे आपको थोड़ा भी फायदा हो रहा है, 1% का भी ज्ञान हो रहा है, लग रहा है कोर्स सही तरीके से चल रहा है, तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके यूपीएससी का सिलेबस सही टाइम पे पूरा हो जाए, एक एक कंप्लीट कोर्स चाहते हैं, हर एक चीज़ एक ही जगह पे पूरा चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं, तो इन सब चीज़ के लिए आप इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही इसमें जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर लिखा कीजिए और एक लाइक ज़रूर करते जाइएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए देखते हैं कि ये एनईपी जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसका एम क्या है। देखिए, इसका एम है इंडिया को ग्लोबल नॉलेज पावर बनाना। द एनईपी 2020 एम्स एट मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। ठीक है, इससे पहले दो बार जो है एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, 1968 और 86 में। तो ये ऐसे याद रखिए, एक बार 68 में और एक बार 8 इधर कर दीजिए, 6 इधर कर दीजिए 86 में। ठीक है, 1968 और 1986, 6 इधर 8 इधर, दाएं बाएं कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं कि स्कूल एजुकेशन के लेवल पे एनईपी में जो चेंज किया गया है, ठीक है, उसमें क्या है, प्राइमरी लेवल पे भी और सेकेंडरी और हाई लेवल पे भी कुछ कुछ चेंज किया गया है। तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के लेवल पे क्या चेंज किया गया। देखिए, पहला किया गया है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विथ 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बाई 2030। मतलब ये कह रहे हैं कि प्राइमरी लेवल में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं और वो बच्चे सेकेंडरी लेवल तक जाएं, ऐसे बच्चों की संख्या जो है 100% होनी चाहिए। जितने बच्चे हों सभी प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लें और वो सेकेंडरी स्कूल तक पढ़ें बिना ड्रॉप आउट के। ठीक है, और ऐसा कब तक करना है, 2030 तक। ठीक है, समझ गए। मतलब उस टाइम पे हम क्या, पहले हमारा क्या अप्रोच था कि 6 से 14 साल के बच्चों का हम लोग ये देखते थे, मतलब उसको एजुकेशन फ्री और उसका जो है सब कुछ कंपल्सन किया जाता था, उसको एजुकेशन लेना ही है काइंड ऑफ। ठीक है, अब वो कहते हैं कि रादर देन 6 to 14 ईयर्स यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ 3 to 18 ईयर्स एजुकेशन। समझ रहे हैं, 3 से 18 साल तक का एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने की बात की जा रही है। ठीक है, बढ़ा दिया गया है इसका दायरा। ठीक है, फिर आता है कि जो अभी क्या था इस एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले 10+2 सिस्टम था, इसको रिप्लेस किया जाएगा 5+3+3+4। अब ये क्या है, 5 से 8 साल तक होते होते बच्चा जो है स्टार्टिंग का 5 साल का कोर्स पूरा कर चुका रहेगा। ठीक है, इसमें एलकेजी यूकेजी होता है ना, लोअर केजी अपर केजी नर्सरी फलाना चल जाना वो सब। ठीक है, उसके बाद में ये 3 साल का, फिर उसके बीच में उसका जो है कोर्स उसको करना पड़ेगा, वो 8 से 11 साल के बीच में उसको पूरा कर लेगा। फिर 3 साल का और कोर्स करना पड़ेगा, उसको 11 से 14 साल के बीच में पूरा कर लेना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट में 4 साल का कोर्स होगा, वो होगा 14 से 18 साल के बीच में उसको पूरा करना होगा। तो ये जैसे 12वीं क्लास तक हम लोग जाते 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 क्या होता था, तो बच्चा को स्टार्टिंग से पढ़ा करके 12वीं क्लास तक जाते जाते उसका कई बच्चे छोड़ देते थे, ड्रॉप आउट कर देते थे। अब ऐसा जो नहीं है, वैसा नहीं करना है, तो इसीलिए इस तरीके का बनाया गया है। तो मतलब स्टार्टिंग का जो 5 साल होगा उसमें बच्चा मदर टंग में पढ़ेगा। तो ये सब चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आप ये पैटर्न याद रखिएगा, पहले 10+2 था, अब 5+3+3+4 याद रख लीजिए, 5 3 3 4। ठीक है, ऐसा हो गया है इसका। अब कहते हैं कि एवरी सब्जेक्ट हैव टू गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, सभी सब्जेक्ट को जो है इक्वल इंपॉर्टेंस, इक्वल महत्व देना के लिए बात की जा रही है, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। फिर जो है वो कहते हैं कि इंश्योर कंप्यूटर स्किल एट स्कूल, स्कूल लेवल पे ही कंप्यूटर स्किल दिया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड से जो है वोकेशनल दिया जाएगा, उसमें इंटर्नशिप भी कराई जाएगी उनको। ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए लड़कियों के लिए सिलाई सिलाई कढ़ाई का काम हो गया, लड़कों के लिए जैसे मान लीजिए जूता बनाने का काम होता है, मशीनरी का काम होता है ना, एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, छोटे छोटे वोकेशनल कोर्स, कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स होते हैं, लैंग्वेज कोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस सबको जो है स्टार्टिंग क्लास 6 से ही ये चीज़ स्टार्ट कर दिया जाएगा, इंटर्नशिप भी इसमें कराई जाएगी। फिर कहते हैं कि अगला
अगला जो पॉइंट है इसमें कि स्कूल शुड प्रोवाइड एडिशनल मील इन फॉर्म ऑफ ब्रेकफास्ट। हाँ, ब्रेकफास्ट के रूप में जैसे मिड डे मील हुआ था, तो उसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके कर रहे हैं कि ब्रेकफास्ट के रूप में स्कूल जो है मील प्रोवाइड कराएगी सबको, ठीक है। तो वो मतलब खाना देने का काम जो है स्कूल में भी किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला कहते हैं कि रेगुलर एग्जाम होगा, और ये जो रेगुलर एग्जाम होगा वो 3 क्लास पे, 5वीं क्लास में और 8वीं क्लास में, थर्ड में, फिफ्थ में और 8th क्लास में होगा, और उसको कंडक्ट किया जाएगा रेगुलर वे में, ठीक है। रेगुलर एग्जाम होगा। एग्जाम जो थोड़ा सा रिफॉर्म होगा, कहते हैं कि एग्जाम में रिफॉर्म क्या होगा, 10th और 12th जो होगा उसको जो है वो थोड़ा सा चेंज किया जाएगा। देखिए अभी 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 हाल में आपने पढ़ा होगा कि 10th क्लास का जो है पैटर्न चेंज हो रहा है। मतलब एनसीईआरटी जो है, सीबीएसई जो है वो पैटर्न चेंज कर रही है। मतलब जैसे वो रहता है ना कि सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है कितना परसेंटेज आया, कितना ग्रेड आया, अब वैसा कुछ नहीं होगा। तो एक नया तरीका लाया जा रहा है कि लोगों बच्चों के ऊपर रोट लर्निंग, मतलब जो होता है ना रट्टा मारने की, और जो प्रेशर आता है मार्क्स देख करके, तो उस वजह से जो है उसके ऊपर कोई मानसिक दबाव ना पड़े, रोट लर्निंग को वो प्रेरित ना हो, ठीक है। रट्टाफिकेशन में उसको भरोसा, समझने में जो है वो विश्वास करे, इस तरीके का जो है एक सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें कहते हैं कि रोट रेदर देन फोकस ऑन रोट लर्निंग, फोकस ऑन कॉम्पिटेंसीज, कॉम्पिटेंसी पे जो है फोकस करने की बात की गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं कि अपडेटेड करिकुलम बेस्ड ऑन मोरल एजुकेशन, ठीक है। अपडेटेड करिकुलम होगा, मोरल एजुकेशन के बेस पे होगा, और क्रिटिकल थिंकिंग को जो है वो जो बढ़ावा देगी, ठीक है। एक चीज ये हो गया। फिर कहते हैं कि प्रमोट डिस्कवरी एंड इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन। हाँ देखिए, इंक्वायरी, जिज्ञासा बना, जिसको जिज्ञासा बनाए देगा बच्चे को, जब जिज्ञासा उसके पास होगा तो वो खोज करना शुरू करेगा। तो इट प्रमोट व्हाट, डिस्कवरी एंड इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन, ठीक है। इससे क्या होगा, स्पेशल 4 ईयर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी जो है इसमें जो है इंक्लूड किया गया है, ठीक है। टीचर्स का ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। टीचर्स ट्रेनिंग होगा तो एक तरीके से अगर पढ़ाने वाला सही आएगा, तो बच्चे भी उस पर तो थोड़ा जो है बच्चों का भविष्य जो है ज्यादा अच्छे तरीके से सिक्योर हो पाएगा, ज्यादा अच्छे तरीके से वो सीख पाएंगे, ठीक है। फिर कहते हैं कि एजुकेशन इन मदर टंग टिल क्लास ग्रेड 5। मैंने जैसे कहा कि 5वीं कक्षा तक जो है वो क्या होगा, मदर टंग में ही पढ़ाया जाएगा, जैसे अन्य डेवलप्ड कंट्रियों में किया जाता है। फिर कहते हैं कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी इन एवरी स्टेट। प्रत्येक राज्य में जो है स्टेट लेवल पे स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी की गठन की जाएगी। किसकी गठन, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, SSSA, ठीक है। इसकी गठन की जाएगी हर एक स्टेट में, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, ठीक है। फिर इम्पेसिस ऑन नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। देखिए ये इस पे जो है एक मिशन के रूप में जो है काम किया जाएगा, उस पे इम्फेसिस दिया जाएगा। और कहते हैं कि लिटरेसी और न्यूमेरेसी पे, मतलब लिखने व जो है की कला जो है एक तरीके से, न्यूमेरेसी का मतलब हुआ कि जो अंक गणितीय ज्ञान जो है उसका जो मतलब गणित का जो ज्ञान है, मैथ्स का जो ज्ञान है वो भी होना चाहिए बच्चों में। जो सिंपल कैलकुलेशन वगैरह होता है, जोड़ घटाव, ये सब भी आना चाहिए उसको, ठीक है। तो इन सब चीज के लिए फाउंडेशनल लेवल पे काम किया जाएगा। तो इसीलिए नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की बात की गई है, ठीक है। उसमें लिटरेसी की भी बात की जाएगी और न्यूमेरेसी की भी बात की जाएगी, ठीक है। दोनों चीज पे फोकस किया जाएगा। तो ये एक चीज का आप ध्यान रखिएगा। इससे जो है सो क्या होगा कि 100% फाउंडेशन एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी टिल ग्रेड 3, क्लास तीसरी तक जो है, तीसरी कक्षा तक जो है उसको 100% जो है उस पे ध्यान दिया जाएगा कि वो न्यूमेरिकल एबिलिटी और फाउंडेशनल एबिलिटी को सही से सीख सके, जो बेसिक चीजें होती है। अब किसी को आ ई पूछ लो, अभी बड़े बड़े हो जाते हैं, उनको अ से लेके ज्ञान तक सही से नहीं पढ़ पाते हैं। टेबल में तो सबको दिक्कत होती है, 99% बच्चे को, ठीक है। अब मैंने भी बच्चों को पढ़ाया हुआ, मैंने देखा कि 10th पास कर जाते फिर भी टेबल नहीं आता रहता है। तो ये चीज क्या हो रहा है, अब उसकी वजह से उसको मैथ्स जो है वो डिफिकल्ट लगने लगता है। तो चूंकि जो बेसिक चीजें हैं वो अगर फाउंडेशनल चीजें नहीं सही टाइम पे नहीं सिखाई जाएगी, तो वो ऐसे ही डरता रहेगा सब्जेक्ट से। तो उस चीज को भगाने के लिए, उस डर को भगाने के लिए जो है फाउंडेशनल और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है क्लास 3 तक जो है 100% उस पर ध्यान दिया जाएगा, उसको ठीक करने की बात की जा रही है, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कहते हैं कि इंश्योर ब्रिंग बैक आउट चिल्ड्रेन थ्रू ओपन स्कूलिंग सिस्टम। ओपन स्कूलिंग सिस्टम जो है उसमें लाने की बात की जा रही है, ठीक है। ब्रिंग बैक ड्रॉप आउट
चिल्ड्रन, मतलब जो लोग ड्रॉप आउट कर लेते हैं, जो बच्चे जो हैं ड्रॉप आउट कर लेते हैं, उनके लिए जो है ओपन स्कूलिंग सिस्टम जो है की व्यवस्था की जाएगी। स्कूल ना जाना पड़े। अगर मान लीजिए किसी काम से भी वो छोड़ देता, मान लीजिए 12वीं तक पढ़ा, चाहे 10वीं तक पढ़ा, फिर छोड़ दिया, तो उसके आगे अगर उसका पढ़ने का मन है लेकिन उसके घर के हालात उतने अच्छी नहीं है, तो वो उसके लिए क्या कर सकता है, ओपन स्कूलिंग को ज्वाइन कर सकता है। तो ये कल्चर को भी बढ़ाने की बात की जा रही है ताकि ड्रॉप आउट कम हो सके, वो पढ़ सके, ठीक है। फिर 100% एडल्ट लिटरेसी की भी बात हो जा रही है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, जो एडल्ट है, वो पढ़ना चाहता है तो भी पढ़ सकता है। एज की जो है कोई बार नहीं रहेगी पढ़ने के लिए, ठीक है, किसी भी उम्र में कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है। हालांकि मेरे हिसाब से, अगर मेरा पर्सनल चॉइस अगर आप पूछिए, तो मैं कहूँगा एडल्ट लिटरेसी को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसके बाद ना, सिर्फ लिटरेसी मत दीजिए। लिटरेसी आदमी तब तब उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा जब आप उसके बाद उसको जॉब देंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 45 साल का है और वो चाहता है कि वो पढ़ करके इंजीनियरिंग कर ले, ठीक है, तो उसको वो मौका मिलना चाहिए, इंजीनियरिंग करने का मौका मिलना चाहिए, और उसके बाद उसको इंडस्ट्री में घुसने का भी मौका मिलना चाहिए। ये टैबू नहीं होना चाहिए कि इस एज का हो गया तो अब ये रिलैक्स्ड हो गया माइंड के लेवल पे, ये सही से जो है काम नहीं कर सकता है, इस तरीके का टैबू नहीं होना चाहिए। एज वगैरह जो है ना, वो सब जो है सेकेंडरी कर देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर चीज में जो है एज का बार हटाइए, और जो कैपेबल है, जो पढ़ सकता है, उसको पढ़ने दीजिए, ठीक है, उसको नौकरी भी देनी चाहिए। एनीवे, ये आप पॉइंट इसको लिखिएगा नहीं, मेरा पर्सनल ये था, थॉट था इसमें, ठीक है। आई जस्ट सेड, मैं जितना लिखवा रहा हूँ उतना ही लिखिएगा, और अगर इससे ज़्यादा आपको कोई पॉइंट मिलता है तो वो ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब ये है कि इसको पॉज पॉज करके जो है नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, क्योंकि वीडियो लेक्चर खत्म होगा, उसके बाद फिर उसी को आपको रिवाइज करना है, ठीक है। चलिए, फिर कहते हैं 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड फॉर स्टूडेंट असेसमेंट। एक मतलब प्रोग्रेस कार्ड होता है ना, प्रोग्रेस रिपोर्ट, उसमें 360 डिग्री जो है हॉलिस्टिक उसका जो है कवरेज किया जाएगा कि वो बच्चे का स्पोर्ट्स में कैसा प्रदर्शन था, एकेडमिक्स में कैसा था, उसका चरित्र कैसा है, वो उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, वो उसका आर्ट स्किल कैसा है, सब कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो 360 डिग्री उसका हॉलिस्टिक जो है प्रोग्रेस की कार्ड एक बनाया जाएगा। वो उसके बारे में जो है, अगर कहीं पे दिक्कत है तो उसको सुधारने की भी बात की जाएगी, ठीक है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। एक तो मदर टंग होगा, मान लीजिए कोई बंगाल में है तो बंगाली पढ़ेगा, तमिलनाडु में है तमिल पढ़ेगा, केरला में है मलयालम पढ़ेगा, एक लैंग्वेज उसका मदर टंग का होगा, ठीक है। बिहार में किसी एरिया में है तो वहाँ का अगर कोई भाषा है, जैसे मैथिली है, तो वो भी जो है अष्टम सूची में है, 8th शेड्यूल में है, तो वो भी अपने एरिया में वो भी मदर टंग जो है में पढ़ सकता है, वो भी उसको अवेल कर सकता है, ठीक है। तो वो मदर टंग पढ़ने की बात, एक तो मदर टंग रहेगा, दूसरा इंग्लिश कंपल्सन रहेगा, और तीसरा एक थर्ड लैंग्वेज में आप हिंदी, पाली, संस्कृत, नेपाली, जो भी उसके अलावा पढ़ना है आपको, फ्रेंच वगैरह फलाना जितना भी है, सब एक लिस्ट होता है ना, उसमें से कोई एक चूज कर लीजिए। तो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात भी की जा रही है। तो ये हो गया आपका स्कूल एजुकेशन के बारे में, जो एनईपी में बात की गई है उसके बारे में। अब हम देखते हैं कि हायर एजुकेशन के बारे में क्या कहा गया है। देखिए, इसमें कहा गया है कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 2035 तक रेज्ड बाई 50%, 35% तक जो है उसको, सॉरी 50% तक जो है उसको बढ़ा देना है। अब देखिए, 2035 की बात की जा रही है, जबकि स्कूल एजुकेशन में मैंने क्या कहा था, 100% करना है ना, 2030 तक। लेकिन हायर एजुकेशन में 5 साल थोड़ा एक्स्ट्रा दिया गया है, और ये कहा गया है कि 50% तक इसको लेके जाना हायर एजुकेशन में, मतलब उच्च शिक्षा में। अभी जो है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो वो है 26.3, 26.3%, ठीक है। अब इसमें क्या, हायर एजुकेशन में कुल 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ स्टूडेंट्स जो है, सीट्स जो है उसको जो है ऐड किया जाएगा, ताकि स्टूडेंट्स को सहूलियत हो, और ये जो 50% का जो लेवल है उसको आसानी से अचीव किया जा सके, ठीक है। फिर कहते हैं कि फोकस ऑन मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। हाँ, एक ऐसा यूनिवर्सिटी और रिसर्च, जहाँ पे रिसर्च भी हो और मल्टी डिसिप्लिन एजुकेशन हो। मल्टी डिसिप्लिन का मतलब अलग अलग सब्जेक्ट, आर्ट्स भी हो, कॉमर्स भी हो, इंजीनियरिंग भी हो, मेडिकल भी हो, ठीक है, सब कुछ उसमें पूरा जो है। साइंस का भी सब्जेक्ट भी होना चाहिए, उसमें टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए, आर्ट म्यूजिक भी होगा, स्पोर्ट्स भी होगा। तो इस तरीके का मल्टी डिसिप्लिनरी जो होगा ना, उसमें क्या होगा, रिसर्च भी हो सकता है, और अगर कॉम्बिनेशन किसी चीज़ का बन सकता है तो वो भी जो है आसानी से वहाँ पे किया जा सकता है, रिसर्च और डेवलपमेंट हो सकता है उसके मामले में, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इस पे भी बात की गई है एनईपी में। एक है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा लिया जाएगा, और उसके थ्रू जो है एडमिशन की जाएगी। जैसे आपने
अभी देखा होगा कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, CU टेट वगैरह वगैरह होता है ना, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो जिसके थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं, या फिर PG के लिए होता है CUET, है ना। तो ये सब चीज़ को जो है इनकलकेट धीरे धीरे किया जा रहा है सब चीज़ को, ठीक है। अब देखिए अगला कहते हैं कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एज एपेक्स बॉडी। हाँ, ये एक बनाया जाएगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसको एपेक्स बॉडी बनाई जाए जो वो होगी वो, ठीक है। रिसर्च फाउंडेशन किसके लिए? फॉर प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D को प्रमोट करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने की बात की जाएगी, ये एपेक्स बॉडी होगी। इसमें जो है और एक और बात की गई है NEP में कि मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन होंगे। अगर कोई बच्चा जो है वो 3-4 साल का करिकुलम में एडमिशन लेता है, मान लीजिए बीटेक करता है, 4 साल का कोर्स है और उसको बीच में ही छोड़ना है, तो उसको उस उतने तक का जो है डिग्री और सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। उसमें ये भी प्रावधान होगा कि मान लीजिए 3 साल का कोर्स है, 2.5 साल ही पढ़ा, 2 ही साल पढ़ा, तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दे दिया जाए। तो इस तरीके का प्रावधान है, और अगर बाद में चाहे तो वो उसके आगे पढ़ सकता है, मतलब समझ गए। उसके आगे फिर बाद में, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपने पढ़ना स्टार्ट किया, 2 साल के बाद आपने छोड़ दिया, सर्टिफिकेट ले लिया उसका, ठीक है, 2 साल की पढ़ाई का, लेकिन आप चाहते हो उसको कंप्लीट करना, तो आप 2 साल 4 साल के बाद आइएगा, तो फिर आपको वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आएगा एमफिल कोर्स को जो है डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है। पहले जो है PhD से पहले लोग एमफिल भी करते थे या बाद में भी एमफिल करते थे, तो ये एमफिल का जो है ना, मास्टर इन फिलोसफी, वही होता है ना इसका फुल फॉर्म, जरा बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एमफिल का जो कोर्स है उसको क्या किया गया है, डिसकंटिन्यू कर दिया, अब ये कोर्स नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं कि अगला जो पॉइंट है वो कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट फॉर क्रेडिट ट्रांसफर। हाँ, ये एक तरीके का अकाउंट है, समझ लीजिए कि अकाउंट होगा बच्चे का, एक बैंक अकाउंट जैसा होता है ना, वैसा ही एक अकाउंट होगा। वो एकेडमिक बैंक क्रेडिट होगा उसमें, मतलब आप क्या कितना पढ़े हैं उसका जो क्रेडिट उसमें रहेगा। जैसे मैंने कहा कि आपने कुछ पढ़ा बीच में छोड़ दिया फिर बाद में आकर के, तो उसी क्रेडिट के आधार पे आपको जो है क्या कहते हैं एडमिशन दिया जाएगा, कि आपने कितना पढ़ा। वो बैंक क्रेडिट जो है, एकेडमिक बैंक क्रेडिट जो है, वो आपको दिखानी पड़ेगी, उसी हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा, उसी हिसाब से जो है आपको नौकरी भी बाद में मिलेगी, ठीक है, समझ गए। तो वो जो बैंक का जो क्रेडिट है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है, उसमें जो है सब सब बच्चों का जो है रिकॉर्ड जो है वो सेव रहेगा, कौन कितना पढ़ा है, कहाँ तक पढ़ा है, किस कहाँ पे छोड़ दिया, कहाँ पे फिर से ज्वाइन किया, सब उसमें जो है रिपोर्ट रहेगा, ठीक है। फिर एक सिंगल, एक मिनट, सिंगल, हाँ, सिंगल अम्ब्रेला बॉडी, दैट इज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बनाने की बात की जा रही है, HECI, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये कहते हैं कि एक्सपर्ट, सो इसमें क्या, एक्सेप्ट लॉ एंड मेडिकल एजुकेशन। हाँ देखिए, लॉ और मेडिकल एजुकेशन के लिए जो है ये काम नहीं करेगी, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन का अपना अलग है, मेडिकल काउंसिल अलग है ना, जहाँ पे और ये क्या नाम है, नेशनल मेडिकल काउंसिल है ना, और ये लॉ के लिए बार काउंसिल है। तो वो तो वहाँ पे एपेक्स बॉडी होगा, वहाँ पे जो है मतलब लॉ के केस में बार काउंसिल एपेक्स बॉडी होगा, और मेडिकल के केस में NMC जो है एपेक्स काउंसिल होगा। बाकी सब के लिए HECI, कौन सी, HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एपेक्स काउंसिल होगा। एपेक्स काउंसिल मतलब सबसे बड़ी संस्था होगी, ठीक है। चलिए, अब HECI जो होगी उसके 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स होंगे, ठीक है, मतलब इसके अंदर 4 तरह के संस्थाएं काम करेगी। पहला जो होगा वो होगा NHERC, ठीक है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, इससे रेगुलेशन किया जाएगा, ठीक है, रेगुलेशन के लिए NHERC होगा, ठीक है। उसके बाद में तो दूसरा क्या होगा, GEC, जनरल एजुकेशन काउंसिल, जहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग होगी, ठीक है, स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए पर्टिकुलर किसी कोर्स का, ठीक है। तो ये GEC, जनरल एजुकेशन काउंसिल, दूसरे नंबर पे होगा। तीसरे नंबर पे कहते हैं कि हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल होगा, HECGC, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल फॉर फंडिंग, यहाँ से फंडिंग दी जाएगी, ठीक है। हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल क्या करेगा, फंडिंग देगा, ठीक है। नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल, NAC क्या करेगा, एक्रीडेशन देगा, ठीक है। इसे समझ गए आप, नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल। तो आपको ना ये जो 4 काउंसिल जो मैंने आपकी जिसकी बात की, वो आपको याद होना चाहिए। आप इसको पहले लिख लीजिए कि कैसे कैसे है, और फिर उसको आप याद कर लीजिएगा। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। पहला क्या था, बताइए। पहला था NHERC, NHERC, इसका फुल फॉर्म क्या था, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ये रेगुलेशन के लिए था। दूसरा है GEC, जनरल एजुकेशन काउंसिल, यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग होगी। तीसरा है HECI,
GC हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, ये ग्रांट देगा, पैसे देगा, फंडिंग देगा, ठीक है। और चौथा है NAC नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल, ये एक्रीडेशन करने का काम करेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो कहते हैं कि इसमें पॉइंट अगला पॉइंट क्या है, फॉरेन यूनिवर्सिटी वुड बी गिवन चांस टू सेट अप देयर ब्रांच इन इंडिया। हाँ, इंडिया में जो है डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज को ब्रांच सेटअप करने का जो है मौका मिलेगा। और भारत के बाहर भी जो है यहाँ की जो संस्थाएं हैं वो जाएगी। अभी आपने हाल में पढ़ा होगा कि दुबई में IIT का कैंपस खुला है, ठीक है, उसमें एडमिशन भी होगा अगले साल से, समझ रहे हैं। तो ये चीज आप समझिए कि भारत की संस्थाएं जो ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो बाहर जाएंगी। और बाहर की जो नामी जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, वो लोग यहाँ पे आए, ऐसी जो है बात की जाती है। जैसे आप देखिएगा कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है, UC बर्कले है, MIT है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, चाइना का सिंगवा यूनिवर्सिटी है। तो ये सब बड़े बड़े नाम हैं, यूनिवर्सिटीज है ना। एशिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है थाईलैंड में। तो इन सब का जो ब्रांच अगर इंडिया में आ जाए तो कितनी अच्छी बात होगी, ठीक है। यहाँ से हमको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने देश का पैसा अपने देश में रह जाएगा, है ना। तो ये चीज को जो है वो इनकलकेट करने की बात हो रही है, इसको जो है जमीन पर उतारने के लिए की बात की जा रही है। और इसकी बात NEP में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें की गई है, ठीक है। चलिए, एक आता है कि टू प्रमोट इफेक्टिव एजुकेशन गवर्नेंस अपेक्स बॉडी अंडर PM वुड बी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। हाँ, मतलब कि इफेक्टिव एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, टू प्रमोट एजुकेशन इफेक्टिव एजुकेशन। देखिए, गवर्नेंस के थ्रू अगर एजुकेशन को इफेक्टिव करना है तो उसके लिए सबसे बड़ी संस्था बनाई जाएगी, जिसको प्रधानमंत्री के अंडर होगा, मतलब प्रधानमंत्री चेयरपर्सन होंगे उसके, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाया जाएगा, सबसे ऊंचे लेवल पर पूरे देश की संस्था उसको उसमें इंक्लूड किया जाएगा। और एक समग्र प्लान जो है वहाँ पे तैयार किया जाए, ताकि वो हर जगह पे जो है अप्लाई किया जा सके उसको, ठीक है, उस प्लान को। भारत को एक तरीके से समझिए कि एक विश्व लेवल पे उठा करके लेकर के जाना है एजुकेशन में, विश्व गुरु तभी हम बन पाएंगे, ठीक है, समझ गए। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो है उसकी बात गठन करने की बात जो है की जा रही है। उसके बाद में देखते हैं कि इन 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 इंक्रीजिंग फंडिंग ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे फंडिंग बढ़ाने की बात जो है 6% GDP का जो है बढ़ाने की बात की जो है। अभी कितना है, अभी सिर्फ 4.6% है करंट में, ठीक है। फिर कहते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फोकस ऑन डिजिटल एजुकेशन इंक्लूसिव थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, चैनल एंड रेडियो प्रोग्राम्स। देखिए, इसके लिए अब इसकी बात भी की जा रही है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ ऑफलाइन मोड में ही नहीं, डिजिटल एजुकेशन की भी बात की जा रही है यहाँ पे, वो भी होना चाहिए, मतलब ऑनलाइन मोड में कुछ चैनल्स बनाए जाए। चैनल मतलब यूट्यूब चैनल भी, और इसके साथ साथ टीवी पे जो चैनल आता है वो भी, जैसे क्लास 5 के लिए एक अलग चैनल हो जाएगा, क्लास 6 के लिए एक अलग, ऐसा है भी चैनल, आप देखिएगा। जैसे दूरदर्शन आता है ना, उसी तरीके का अलग अलग चैनल बनाया गया जिस पर अलग अलग क्लास की पढ़ाई होती है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो है रेडियो प्रोग्राम जो है वो लेकर के आए जाएं। और ऑनलाइन नए नए पोर्टल बनाए जाएं डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, फ्री एजुकेशन देने के लिए, ठीक है। तो इस सब की बात की गई है। ये सब पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, 4 और 5 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। फिर होता है कि अगला पॉइंट इसमें कि इशू क्या क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। देखिए, जैसे हमने कहा कि 2035 तक हायर एजुकेशन को 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो लेके जाना, ये एक अनरियलिस्टिक टारगेट है। इसको अचीव करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हायर एजुकेशन तक जाते जाते जो है स्टूडेंट के कंधे पे जिम्मेवारी आ जाती है, उसको कमाना भी पड़ता है, ठीक है। तो उस सेंस में जो है बहुत सारे लोग इसको साथ साथ कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को 50% तक लेके जाना एक अनरियलिस्टिक टारगेट है। इसके अलावा दूसरी बात की जा रही है कि लैक ऑफ फंड की बात की जा रही है, कि पैसे नहीं है, मतलब जितना फंडिंग की बात की जा रही है उसमें से ये जो अभी जो फंड है, ठीक है, जो टारगेट है, उस टारगेट को 6% ही जो पूरा किया जा सकता है, मतलब लैक ऑफ फंड है। जो 6% फंडिंग टारगेट जो है उसको नहीं किया जा सकता, अभी उतना फंड जो है नहीं है उसमें, मतलब अभी जो प्रावधान भी किया गया उससे भी जो है नहीं हो पाया, ठीक है। 6% से कुछ भी नहीं होने वाला, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए अभी, ठीक है, समझ गए। तो लैक ऑफ फंड फॉर फुलफिलिंग 6% फंडिंग टारगेट, ठीक है, 6% फंडिंग टारगेट का जो है वो पूरा करने के लिए भी पैसा कम है, ठीक है। अच्छा, अगला कहते हैं कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है दैट वुड बी प्रॉब्लम फॉर
होम स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, जहाँ पे जो एंटी हिंदी जो है, क्या कहते हैं, थोड़ा मेंटेलिटी है वहाँ पे लोगों का, एंटी एंटी हिंदी। वो उनका कहना है कि हिंदी को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। ठीक है, उनके नज़र से आप देखिए तो आप सही जो क्या कहते हैं, उनके नज़र से आप देखिएगा तो वो भी बात सही है, क्योंकि हिंदी तो अभी हमारी राष्ट्रीय भाषा है नहीं, है ना। नेशनल लैंग्वेज तो कुछ नहीं है अभी इंडिया का, है ना। तो उस वजह से वो कह रहे हैं कि थोपा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली कुछ ना कुछ तो लैंग्वेज होगा ना, तो वो सरकार को जो है ना ये करना चाहिए इसके बारे में, कि कौन कोई एक ऐसी लैंग्वेज हो जिसको बनाया जाना चाहिए। इसके पक्ष में भी तर्क दिए जाते हैं, हिंदी के पक्ष में भी, हिंदी के विपक्ष में भी। तमिलनाडु के जो लैंग्वेज है तमिल, अब उसको तमिलनाडु के अलावा कोई और बोलता नहीं है, तो अब वो भी एक बात है कि तमिल को बना दिया जाता, लेकिन वो अब हिंदी बेल्ट वाले उस चीज को नहीं मानेंगे, तो सरकार को इस पे भी है जो है विस्तृत चर्चा करनी चाहिए, और ये जो एक लैंग्वेज वाला जो चीज है उसको लेके आना चाहिए। तो ये 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला जो है, इसमें जो है थोड़ा सा तमिलनाडु जैसे स्टेट को दिक्कत हो रही है वहाँ पे। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इस चीज को हम फॉलो नहीं करने वाले। ठीक है, तो अब देखिएगा कि एक और इसमें बात कही जाती है कि एजुकेशन इज इन कंकरेंट लिस्ट। आपको पता ही है कंकरेंट लिस्ट में है अपना एजुकेशन, है ना। तो कहते हैं कि नो इन्वॉल्वमेंट स्टेट इज सीन। अब यहाँ पे जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है, तो कंकरेंट में होने का मतलब क्या है, स्टेट भी रूल बनाएगा, सेंटर भी रूल बनाएगा, लेकिन यहाँ पे स्टेट का कोई रूल ही नहीं दिख रहा है, सब कुछ जो है सेंटर पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो फॉर यूनिवर्सलाइजेशन स्टेट सपोर्ट इज मैंडेटरी। यूनिवर्सलाइजेशन अगर करना है तो कुछ जगह छोड़िए जहाँ पे स्टेट के लोग भी जो है काम कर सके। ठीक है, स्टेट वाले भी अपना थोड़ा सा यूज कर सकें इसमें, मतलब जो भी उनको थोड़ा सा राइट दिया जाना चाहिए, पूरा कंकरेंट सब्जेक्ट में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला कहते हैं कि नेप जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दैट रिलीज ड्यूरिंग कोविड टाइम, तो इसकी वजह से है ज्यादा जो कंसल्टेशन नहीं हुआ, वेरी पुअर कंसल्टेशन हैड बीन डन। ठीक है, ठीक है, समझ गए इस चीज को। फिर कहते हैं कि मदर टंग एजुकेशन टिल 5th ग्रेड में अफेक्ट फर्दर लर्निंग आउटकम ऑफ द इन फ्यूचर। हाँ, कहते हैं कि 5वीं तक तो आप पढ़ा दीजिएगा मदर टंग में, उसके बाद तो बच्चा मदर टंग में पढ़ने का आदी हो जाएगा, तो उसको तो बाद में कुछ समझे में नहीं आएगा, रियल टाइम में जो है उसका जो है सही से यही नहीं हो पाएगा। और इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, वो कैसे कम्पीट कर पाएगा अगर इंग्लिश नहीं सीखेगा, तो ये सब भी बात कही जाती है। फिर कहते हैं कि एनटीए कंडक्टिंग सेवरल एग्जाम्स, एनटीए सेवरल एग्जाम जो है कंडक्ट करती है, कई तरीके के एग्जाम जो है उसमें कहते हैं कि सो इसीलिए जो है स्केप्टिज्म ओवर रोल ऑफ एनडीए। अब एनडीए का जो है वो जो रोल है वो थोड़ा सा उलझन भरा हो जाएगा, स्केप्टिज्म का उसमें मतलब देखने को मिलेगा, क्योंकि उसको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, तो इसीलिए जो है एनटीए जो जो है उसकी जगह पे कोई डेडिकेटेड जो है एजेंसी होनी चाहिए जो सिर्फ टेस्ट ले। ठीक है, ये भी टेस्टिंग एजेंसी है, लेकिन उसको 10 तरह का एग्जाम जो है लेना है, कई तरह का एग्जाम लेना है, तो सिर्फ टेस्ट लेने के लिए एग्जाम लेने के लिए एक स्पेशल संस्था बनाए जो अलग अलग टेस्ट ले, और वो एनटीए उसके अंडर अपना काम करे, या एनटीए के अंडर वो काम करे, वो अब बात की बात है। तो एनटीए का रोल थोड़ा सा जो है उलझन भरा हो जाता है, तो उसको उसको थोड़ा सा मतलब सुलझा करके काम होना चाहिए, और एक ऐसा संस्था होना चाहिए जो सिर्फ टेस्ट ले सके। फिर कहते हैं कि पुअर रेफरेंस फॉर द स्टेप टेकन टू डेवलप एंड टू डेवलप द मल्टी सॉरी म्यूनिसपैलिटी स्कूल नवोदय केंद्रीय विद्यालय। तो ये मल्टीप्ली जो म्यूनिसपैलिटी का स्कूल हो गया, नवोदय हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, इन सब को डेवलप के लिए जो है एक प्लान बनाया जाना चाहिए, लेकिन अभी जो इस सेंस में देखा जा रहा है कि ये पुअर रेफरेंस है ना, इसके मतलब ऐसा कुछ कहा नहीं गया है जहाँ पे इन सब की बात हो और इन सब को आगे बढ़ाने की बात हो। ठीक है, इन सब के बारे में कोई बात नहीं की गई है, तो एक तरीके से इसका जो रेफरेंस है वो पुअर ही है देखने को मिलता है। ठीक है, और कहते हैं कि टू हैंडल रिसोर्स क्रंच, मतलब पैसे का जो कमी है, संसाधनों का जो क्रंच है, कमी है, द स्कूल शुड शेयर द रिसोर्स, प्रमोट वॉलंटरी टीचर एंड पीयर टीचिंग, इस सब की जो व्यवस्था की जानी चाहिए। वॉलंटरी टीचर का मतलब इच्छा के हिसाब से जो पढ़ाए, मतलब अपने अच्छी बिना सैलरी के पढ़ाएगा। कुछ पीयर टीचिंग होता है, पीयर टीचिंग का मतलब हो गया कि एक ही सेम ग्रुज के बच्चे हैं, ऊपर एक बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छा है तो वो दूसरे बच्चों को पढ़ा देगा, बट इट सिम्स डिफिकल्ट रूट टू फॉलो, इसको जो है फॉलो करना जो है मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इसके बारे में कोई प्लान सही से नहीं बना है अभी तक है। नो प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू, ये विथ रिस्पेक्ट टू है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू गिविंग मोर ऑटोनॉमी टू द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को ज़्यादा ऑटोनॉमी देने के पीछे कोई प्रोविजन अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो इस तरीके की बात की जा रही है।
तो ये सब इशू में आप जो है वो लिख सकते हैं। अगला आ गया वे फॉरवर्ड। देखिए वे फॉरवर्ड आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, कंक्लूजन भी आप अपने मन से लिख सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड चलिए देखते हैं मैंने क्या लिखा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम्स टू फैसिलिटेट एन इंक्लूसिव पार्टिसिपेटरी एंड होलिस्टिक अप्रोच विच टेक्स इनटू कंसीडरेशन फील्ड एक्सपीरियंस, imperial research, stakeholder feedback as well as lessons लर्न फ्रॉम बेस्ट प्रैक्टिसेस। क्या हुआ मतलब ये हुआ कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो मतलब पूरा इंक्लूसिव होना चाहिए, पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, होलिस्टिक अप्रोच पे होना चाहिए, जिससे कि जो है क्या कहते हैं एक्सपीरियंस, बच्चों का जो फील्ड एक्सपीरियंस है वो बढ़े, उसका एम्पेरिकल रिसर्च एक्सपीरियंस बढ़े, स्टेक होल्डर जो फीडबैक है वो मिले उसको। तो ये सब चीज़ों की बात की जा रही है। आप देखिए यहाँ पे वे फॉरवर्ड या फिर कंक्लूजन भी आप उसको लिख सकते हैं। कंक्लूजन में भी सेम छाप दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला मैं इसमें लिखता हूँ कि इसी को कंटिन्यू करता हूँ आगे कि इट इज अ प्रोग्रेसिव शिफ्ट टुवर्ड्स मोर साइंटिफिक अप्रोच टू एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन में थोड़ा और ज़्यादा साइंटिफिक जो है जो अप्रोच की तरफ जो हम जा रहे हैं, ये उसकी तरफ एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। ठीक है, the the prescribed structure will help to cater the ability of the child। ठीक है, मतलब जो भी स्ट्रक्चर बनाया गया है वो चाइल्ड के जो एबिलिटी है उसको कैटर कर सकता है। ठीक है, एंड स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके जो संज्ञानात्मक जो विकास है उसके उसके बारे में भी जो है वो सही से जो है ध्यान रख सकता है। उसके साथ साथ एज वेल एज सोशल और फिजिकल अवेयरनेस पे भी वो काम कर सकता है। ठीक है, इफ इम्प्लीमेंटेड इन ट्रू विजन, अगर इसको सही तरीके से जो अगर इम्प्लीमेंट कर दिया गया, न्यू न्यू स्ट्रक्चर कैन ब्रिंग इंडिया एट पार विद द लीडिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो लीडिंग कंट्री है एजुकेशन में उसके साथ साथ ला करके खड़ा कर देगी। और इसके नीचे आप लिख सकते हैं कि इवन वी कैन गो बियॉन्ड बियॉन्ड द क्या कहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड एंड कैन बी एक्ट एज क्या कहेंगे विश्व गुरु। बस ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको अपने मन से थोड़ा सा जो है ना मतलब क्या कहें आपको, पोएटिक टाइप का दिमाग थोड़ा सा रखिए। ठीक है, पोएटिक दिमाग रहेगा ना तो खुद थोड़ा सा वर्ड जोड़ करके लिखेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा सुनने में। ठीक है, तो आप देखिएगा कभी आप गवर्नमेंट रिपोर्ट वगैरह पढ़ के देखिएगा, बात रहता है सिंपल लेकिन उसी को इतना बढ़िया के लिखता लिखता है कि आपको लगता है क्या लिख दिया है। लिखना एकदम सिंपल चीज है। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा-सा वर्ड का जो सिलेक्शन है वो अच्छा करना है। तो शुरुआत में और लास्ट में जो है वर्ड जो है अच्छा सेलेक्ट कीजिए, इंट्रोडक्शन में भी और कंक्लूजन में भी। ठीक है, कंक्लूजन आप यही लिख लीजिएगा या फिर अपने मन से खुद से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर में इतना ही है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और इसको स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों को एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर वीडियो आप पूरा नहीं देखते हैं, आधा अधूरा देख रहे हैं, तो ठीक है, मेरा तो वीडियो नहीं चल रहा है, मैं समझ रहा हूँ, आपने नहीं देखा, मेरा व्यू कम हो गया, लेकिन आपका बहुत कुछ चला गया। क्यों? क्योंकि एक वीडियो लेक्चर बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। आप अगर ये एक टॉपिक आप खुद से तैयार कीजिएगा, एक दिन करके देखिएगा, मेरा वीडियो नहीं देखिएगा। ठीक है, जैसे टॉपिक आया ना, जैसे मान लीजिए आज टॉपिक आया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके बाद का जो भी टॉपिक आएगा वो आप क्या कीजिएगा, नोटबुक पे लिख लीजिएगा और खुद से नोट्स बनाने के लिए आप पढ़ाई करके नोट्स बनाइएगा, बिना किसी क्या कहते हैं इसके मेरे मेरे वीडियो की सहायता से। आप खुद से जो है नेट सर्च कीजिए, जिस जो वीडियो देखना है वो वीडियो देखिए और फिर जो है एक बनाइए कि आपको लेक्चर तैयार करना है। फिर आपको पता चलेगा कि एक लेक्चर तैयार करने में घंटों लगते हैं, 5 घंटा 6 घंटा का टाइम जाता है बनाने में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ घंटे भर में जो है मिल जा रहा है, 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट और मैक्सिमम घंटे भर का मेरा लेक्चर होता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिए, आप बहुत ही ज़्यादा लकी हैं कि मैं आपको सब कुछ फ्री में दे रहा हूँ। मैंने अपने सालों की मेहनत, 5-6 साल की मेहनत मैं आप लोगों को यहाँ पे सामने फ्री में दे रहा हूँ। तो आप जो है इसको सही तरह से यूज कीजिए, पूरा वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। डोज ज़्यादा हो गया हो तो माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, एनीवे बस आपका काम है पढ़ना, तो इसीलिए मैं बोल देता हूँ कि आप पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर।